हमारी प्रकृति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, भले ही हमारे सर से धड़ अलग हो जाए। क्यों ना हम ऐसा बन के दिखाएं और क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं। अमृता देवी द्वारा जब विरोध किया गया तो दीवान कहाँ सुनने वाले थे। दीवान ने उसका विरोध अस्वीकार करके और पेड़ों की कटाई प्रारंभ कर दी। अमृता देवी की जो तस्वीर है, जो पत्थर से बनाई हुई स्मारक जिसे कह सकते हैं, वरना मेरे साथ एक घटना हो गई थी, शिकारी ने बंदूक भी तान दी थी। और खेजड़ली की जो अमर गाथा आपने अब तक किताबों में देखी थी, तो जल्दी सर बड़े पर्दे पे लेके आ रहे। और ये फिल्म जो है साको 363 के नाम से है, और उसमें भी इंटरेस्टिंग बताऊं, ये किसी एक या दो आदमी की संपत्ति नहीं है। भंडारी को भेजा और भंडारी ने किस तरह उनकी पेड़ों की चिपके हुए को काटा गया, इसकी पूरी कहानी है। सबसे ज़्यादा इधर क्षेत्र में देखें तो बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रही है, तो ये कहाँ से आई है? और पृथ्वी, इन सबको बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो उस बाजरे पे भी किसानों ने क्या पोली बैग लगाना चालू कर दिया। पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी खतरनाक है। कि विष्णु समाज में तो चिनकारा को बहुत बड़ा बिल्कुल प्रेम करते हैं। ऐसा कार्य है बहुत कठिन है, जिसमें हरदम तलवार लटकी रहती है। कभी शिकारी का डर होता है, कभी किसी का डर होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक प्यारे से एपिसोड में। दोस्तों, मैं आज खेजड़ली जो गांव है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसा कि अभी चल रहा है, अरावली का मुद्दा चल रहा है कि अरावली को क्यों काटा जा रहा है, वैसा ही आज से लगभग 1730 जो सन थी उसमें भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ था, जिसमें अमृता देवी के साथ ये घटना घटी थी। उस घटना का क्या प्रारूप था मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब 1730 में जब मेहरानगढ़ की दीवारें चुनाई जा रही थी, तो मेहरानगढ़ के राजा जो अभय सिंह थे, उनको चूने के लिए लकड़ी की सख्त आवश्यकता थी। तो उस समय मेहरानगढ़ के जो अभय सिंह जी थे, उन्होंने आदेश गंगाधर जी को आदेश दिया कि आप जाओ और हमारे चूने के लिए आप लकड़ियों का प्रबंध करो। तो गंगाधर जी उनके खास दीवान थे और वो राजा की आज्ञा का पालन करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि आसपास के क्षेत्र में देखा तो यहाँ जो खेजड़ली जो गांव है उसमें यहाँ पे खेजड़ली के पेड़ उनको काफ़ी नज़र आए। तो उन्होंने सोचा कि ये जगह उचित है, यहाँ से पेड़ को काटेंगे और वो चूने को हम पकाएंगे। तो जब वो काटने के लिए आए तो यहाँ पे अमृता देवी और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे इस जो ये शहीद स्मारक है यहाँ पे मौजूद थी। तो उन्होंने जब पेड़ काटने की इच्छा करी तो उन्होंने उसका विरोध किया। अमृता देवी द्वारा जब विरोध किया गया तो दीवान कहाँ सुनने वाले थे। दीवान ने उसका विरोध अस्वीकार करके और पेड़ों की कटाई प्रारंभ कर दी। तो इसी को देख के अमृता देवी पेड़ों के आके और चिपक गई, जिसे आपने किताबों में, इतिहास के पन्नों में भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है और आने वाली पीढ़ी भी पढ़ रही है। जो वो चिपको आंदोलन जब हुआ था तो उस समय क्या था, अमृता देवी एक खेजड़ली पेड़ पे चिपक गई थी और उसने कहा कि या तो मेरा सर काट दो या फिर पेड़ काट दो। तो जो दीवान था उसने पेड़ को ज़्यादा महत्व दिया। उसका अमृता देवी जो हमारी माँ समान थी, माँ तुल्य थी, उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, आज मैं उनकी जो वीर गति, जो उन वीरांगना ने जो वीर गति प्राप्त की थी उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ का जो जगह है और वहाँ की जो अमृता देवी की जो मूर्ति है वो किस प्रकार की। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहां अमृता देवी के बारे में लिखा गया है। मूल भावना क्या थी, उद्देश्य और इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ वही इतिहास है। और सन 1730 में ये इतिहास हुआ था, जो मारवाड़ के रियासत के अभय सिंह थे उनके कार्यकाल में हुआ था। और ये जो मेरे साथ में ये जो जगह है, यहाँ पे वो जो खेजड़ली का जो अमृता देवी की जो मूर्ति बना रखी है, स्मारक बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना रखा है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि माँ अमृता देवी किस प्रकार से दिखाई देती थी और किस प्रकार का लोगों ने बलिदान दिया। उनका सारा विवरण वहाँ पे बनाया गया है, जो आज के आधुनिक रूप में कि लोग उसे जान सके, पढ़ सके और महसूस कर सके कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने बलिदान दिया था। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों, मैं पार्क में आ चुका हूँ और पार्क इतना सुंदर है कि आप देखते रह जाओगे। पार्क के दोनों तरफ ब्लैक कलर की रोड है जिसे डामर से बनाया गया है, और इसमें जो डिवाइडर दे रखे हैं ये भी पेड़ को बचा के और उसकी
मर्यादा को कायम रख के छोड़े गए। सामने आप देखोगे एक ही नज़र में नीम के पूरे पेड़ लगाए हुए। ये इसलिए लगाए गए हैं कि पेड़ जो नीम का पेड़ जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी जो हवा चलती है जो हमारे शरीर में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं उनको समाप्त करती है। और नज़दीक में आप देखोगे अमृता देवी की याद में यहाँ पे खेजड़ली के काफ़ी पेड़ लगाए हुए। ये जो शहीद स्मारक है इसमें हर बार कोई ना कोई पेड़ खेजड़ली का उगाया जाता है और उनकी याद को ताज़ा किया जाता है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ, पार्क की रूपरेखा बताता हूँ किस प्रकार से पार्क बना हुआ है। तो दोस्तों जब आप पार्क में प्रवेश करोगे तो उस पार्क में सबसे पहले आपको पानी की एक वाटर जिसे कहते हैं कूलर लगाया हुआ है। वाटर कूलर बहुत ही अच्छा और ठंडा है। गर्मी में आओ या सर्दी में आओ पानी की कमी नहीं है। और इस अमृता देवी की स्मारक के जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ विश्नोई समाज का एक मंदिर है जो गुरु जम्बेश्वर मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है। सफ़ेद संगे मरमर का बना हुआ मंदिर है। अब मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ पे बैठने के लिए एक आश्रय स्थल बनाया गया है, विश्राम स्थल जिसे कह सकते हैं, विश्राम गाह। यहाँ पे लगभग जैसे पार्क में मेले में जब कोई घूमने आता है तो यहाँ विश्राम करके और अपनी जो थकान है उसको दूर कर सकता है। अब मैं आपको लेके चलूँगा जो अमृता देवी की जो तस्वीर है, जो पत्थर से बनाई हुई स्मारक जिसे कह सकते हैं। और आज भी जब भादवे की जो दशमी आती है दोस्तों, उसमें जब मेले का आयोजन होता है तो पूरा मूर्ति को पूरा श्रृंगार किया जाता है, पूरे सोने से लद दिया जाता है। इतना सोने से लद दिया जाता है वो दृश्य देखने लायक होता है। ऐसा दृश्य अगर आपको देखना है तो आपको इंतजार करना होगा तेजा दशमी, भादवे की तेजा दशमी का। तो उस समय इस मेले का आयोजन होता है। और भी हमारे राजस्थान में कई प्रकार के मेले होते हैं, उनका आयोजन होता है अलग अलग जगह। जैसे तेजा जी का मेला है तो तेजा दशमी को ही होता है और उसी दिन यहाँ पे विश्नोई समाज का जो खेजड़ली मेला है वो उसी दिन आयोजन होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सुंदर तरीके से इस पार्क को सजाया गया है और कितना अच्छा निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जितने भी 363 जो लोग थे, जितने भी 363 लोग थे उनके सभी के नाम गुदवाए गए हैं। और सभी के नाम इसलिए गुदवाए गए हैं कि उनके परिवार को भी अच्छा लगे, क्योंकि अमृता देवी के साथ साथ उन लोगों ने भी यहाँ का बलिदान दिया था। और बलिदान में जो भी साथ होता है उसका इतिहास में जिक्र जरूर होता है। तो दोस्तों आपने जीके के प्रश्न में भी देखा होगा और इतिहास के पन्नों में भी देखा होगा कि चिपको आंदोलन क्यों प्रसिद्ध था। तो चिपको आंदोलन इसलिए ही प्रसिद्ध था और ये हमारे राजस्थान का गौरव है कि ऐसे समय समय पे आंदोलन हुए और आज़ादी में कहीं ना कहीं ये भागीदारी बनी रही। अंग्रेज़ों का जब गुलाम था तो हमारे राजाओं ने, इन्होंने देशभक्ति जो लोग थे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। और उसी प्रकार जो खेजड़ली जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, उसके लिए अमृता देवी को हम बार बार नमन करते हैं और याद करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यात्रा चालू है और हम लेके चलते हैं अमृता देवी के जो स्मारक है उसकी ओर आता है। और आगे एक जम्बेश्वर मंदिर है और वहाँ की तरफ है अमृता देवी का जो बलिदान दिया था उसका निशान है, जिसे कह सकते हैं हम कुआं कह सकते हैं या मिट्टी कह सकते हैं, जो जहाँ पे उन लोगों का सर बलिदान हुआ था। सामने जो आप देख रहे हैं ये अमृता देवी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, प्रतिमा है, जो आप देखोगे किस प्रकार से आज भी अपने जो शहीद हुए थे उनका गाथा और गुणगान करती है। तो ये वो जगह है और ये देखो ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि सारा की सारा इस जगह लिखा हुआ है। तो ये विवरण है जो आप पढ़ सकते हैं और ये जगह है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये खेजड़ली में जो बलिदान हुआ था वो पूरा लेखा जोखा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। खेजड़ली के जो 363 लोगों ने जो बलिदान दिया था, शहीद हुए थे, उनके सबके नाम गोल शेप में लिखे गए कि आदमी आराम से घूम के और सबको पढ़ सके। और सबके नामांकन इस जगह बड़े बड़े शिलाओं पे गुदवाए गए।
तो दोस्तों सबसे पहले अमृता देवी वेण याल जो कि पत्नी थी रामोजी, और उनके आगे खोड़ लिखा हुआ है। ऐसे ही ना बहुत सारे नाम है और उनकी पुत्रियों के नाम भी है। और ये भागूबाई पुत्री रामोजी, रत्नीबाई पुत्री रामोजी, आसीबाई पुत्री रामोजी और रामोजी, मतलब पति भी थे, बच्चियां भी थी, सबके सब थे। ऐसे बहुत सारे नाम है जो आप ये पूरे की पूरे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो आप देख रहे हैं मेरे लगभग इस साइड में माँ अमृता देवी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और उनका जो वैष्णव समाज का जो वेशभूषा होती है, कपड़े होते हैं, उन्हीं से उनकी पहचान होती है। तो एक गले में बहुत बड़ी आड़ है, हाथों में चूड़ा है और सर पे चुनड़ी है, और इनके देख सकते हो चोली और घाघरा ये पहन रखे हैं। और ये हमारे राजस्थान की पहचान है, और अलग अलग जगह की अलग अलग पहचान होती है। तो मारवाड़ की जो पहचान है वो वेशभूषा से पहचाना जाता है। तो ऐसे सारे नाम लिखे हुए, और इसी के साथ हम आगे चलेंगे जहाँ अमृता देवी ने अपना जो बलिदान दिया था उस जगह मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अमृता देवी ने अपने जो प्राणों की बलिदान दिया था, प्राणों की आहुति दी थी और अपने सर को धड़ से अलग करवाया था। वो कौन सी जगह थी, आज मैं उस जगह आपको लेके चलूंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं उस जगह पहुंच चुका हूं जहां वो खेजड़ली पे मां अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था। इस जगह पे मैं पहुंचा हूं। तो यहाँ उनकी याद में एक स्मारक बनाया हुआ है और बहुत ही बड़ा भव्य स्मारक है। इसकी लगभग चौड़ाई होगी नीचे से 8 से 10 फीट और ऊपर देखोगे तो लगभग 6 से 5.5 फीट की हाइट का ये चौड़ाई है। और लंबाई मेरे को मालूम नहीं, अगर हम जोड़े तो 3 बाई 3 का अगर एक पैमाना लेके चलते तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 18 और 19 20 लगभग 21-22 फीट की ये हाइट है मेरे अंदाज से। ये तो सिर्फ स्मारक की है, और इसकी जो नीचे जमीन से आप देखोगे तो लगभग ये भी 8 फीट के आसपास है। तो ऐसे कुल मिला के इसकी 30 फीट की हाइट हो सकती है मेरे अनुमान से। मैं आगे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो ये स्मारक बनाया गया है, ये माँ अमृता देवी की याद में बनाया गया है। और यहाँ पे पास में ही एक बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई गुरुकुल हो या पढ़ाई की कोई स्कूल हो या पार्क भी हो सकता है। और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ जो जहाँ पे माँ अमृता देवी की जो मिट्टी है, जहाँ पे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति प्राण निछावर किए थे एक पेड़ को बचाने के लिए, उस जगह हम लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ अमृता देवी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जो आज इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और आज कहीं ना कहीं हम इतिहास वापस से दोहरा रहे हैं, क्योंकि अभी जो अरावली के साथ जो हो रहा है वो आज से कई साल पहले भी लगभग 1730 में ये घटना घटी थी। और आज फिर से उस समय राजाओं का शासक था और अब हमारे जो शासक है वो नेताओं का है। तो नेताओं ने अभी जो आपने देखा अरावली के साथ कर रहे हैं कि 100 मीटर की अरावली को काटा जाएगा, तो वो भी हमारे लिए प्रकृति है और प्रकृति के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो माँ अमृता देवी से हमें सीख मिलती है कि हमारी प्रकृति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, भले ही हमारे सर से धड़ अलग हो जाए, क्यों ना हम ऐसा बन के दिखाएं और क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, जब माँ अमृता देवी कर सकते हैं तो हम सब मिलके भी ऐसा कर सकते हैं। हर सर्व समाज को आगे आना होगा और हमारी जो धरती माँ है उसके वन्य जीवों को और उनके प्रकृति की जो देन है उसको बचाना होगा। क्योंकि ये जो नेता लोग हैं ये लगभग फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहे हैं जगह जगह, जहाँ पे गौचरे होते थे उनको गौचरों की जमीन को खाली कराया जा रहा है और वहाँ फैक्ट्रियों को पट्टे आवंटित करके और फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिससे विषैला जो जहर है पानी, जो प्रदूषित पानी है वो कहीं ना कहीं लोगों के पास आता है, लोग पानी पीते हैं और मरने के लायक हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रयास इतना ही है कि हमने इतिहास को फिर से दोहराने की कोशिश करी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों नमस्कार साथियों, आज हमसे मिल रहे हैं अनिल जी बिश्नोई, जिनका शायद आपने नाम सुना होगा। अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो हम हमारे सर से पूछेंगे और इनके जो श्री मुख से है वो अपना
जीवन शैली और जीवन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये जो सर है पिछले 30 सालों से जो हमारे वाइल्ड लाइफ के जो चिनकारा है काले हिरन, उस पर काफ़ी गहन अध्ययन कर रहे हैं और उनको बचाने का हमेशा तत्पर आगे रहते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आप हनुमानगढ़ से हैं जी। तो आपने पिछले 30 वर्षों से, जैसा कि मैंने गूगल पे देखा और कहीं पे आपके नोट्स वगैरह पढ़े, तो आप पिछले 30 वर्षों से जो काले चिनकारा हिरन है उस पर आप उनको बचाने के लिए लगे हुए हो। तो उस 30 सालों में कभी आपके सामने ऐसी कुछ चुनौतियाँ आई जिसके लिए आपने अकेला सा महसूस किया? बिल्कुल, ये एक ऐसा वाइल्ड लाइफ का काम है जो एक शिकारियों से, जो अत्याचारी लोग हैं उनसे भिड़ना होता है। तो हरदम एक चुनौतियों भरा एक काम है ये। हमेशा डर रहता है, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो सकता है। और आज तो जम्बेश्वर भगवान की या ईश्वर की कृपा से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मेरे साथ एक घटना हो गई थी। शिकारी ने बंदूक भी तान दी थी और ईश्वर की कृपा से और जीवों की दुगना उनका प्रतिफल है उनको बचाने के चक्कर में। तो इस तरह का ये ऐसा कार्य है, बहुत कठिन है, जिसमें हरदम तलवार लटकी रहती है। कभी शिकारी का डर होता है, कभी किसी का डर होता है, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा असला होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ियाँ होती है। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के पास तो सिर्फ अपना शरीर ही होता है या लठी होती है, उसके सारे ही जीवों को, वन्य जीवों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो सर ऐसा आपने ये प्रेरणा जो आपने वन्य जीवों के प्रति देखी और करी, तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने ये वाइल्ड लाइफ को चुना? जैसे कई प्रकार के, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे राजस्थान में आपने देखा अमृता देवी है जो शरीर के अंग बलिदान किए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बलिदान और आहुति दी है ना। और कई ये जो घटनाएं होती है हमारे राजस्थान में, तो पहले के समय में जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, उन्होंने शासक किया, उसके बाद में कई राजा आए, राजाओं ने भी हमारे जैसे आम जनता के ऊपर अत्याचार किया। अब जैसे मैं नेता लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आज के समय में हम, जैसे आपने देखा अभी टॉपिक चल रहा है अरावली बचाने को जी। तो अरावली को बचाने के लिए हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ सबसे पहले आता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से हमारा जो ये जो पृथ्वी का जो चक्कर है वो चलता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बर्ड्स है, कहीं से दाना चुग के आता है, वो सीड्स लेके आता है, कहीं पे बैठता है और वो उसके जो अवशिष्ट पदार्थ से उसमें बीज डालता है। तो हमारी जो प्रकृति को जो संतुलन बनाने का काम है वो कहीं ना कहीं बर्ड्स और एनिमल्स का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मेरी बातों से क्योंकि आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 10 सालों से वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहा हूँ और मेरे सामने भी कई बार ऐसी चुनौती आती है। जैसे मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या मान लो कोई फॉरेस्ट क्षेत्र होता है, उसमें मैं जाता हूँ और जनजीवन को जागृत करने की कोशिश करता हूँ। तो कई बार मेरे फॉरेस्ट के डर होता है कि फॉरेस्ट कहीं मेरे को अरेस्ट ना कर ले, क्योंकि ये काम अकेले का नहीं है। अकेले जैसे आप अकेले करो, अभी आपने बताया कि जान मान हानि का भी डर रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे सामने उस वन क्षेत्र में जाके और हम किसी प्रति जागरूक करते हैं, तो एक तो देखो ये जो बर्ड्स होते हैं और ये जो एनिमल होते हैं, ये इंसान की भाषा तो नहीं समझते और ये हमारे लिए वैसे घातक भी है और ये प्रेमी भी है। जैसे आपने चिनकारा देखा और आपके विष्णु समाज में तो चिनकारा को बहुत बड़ा बिल्कुल प्रेम करते हैं। बिल्कुल। ये तो वन्य जीव है, इनको आप इनकी तरफ आप एक कदम चलेंगे तो ये आपकी तरफ 2 कदम चलेंगे। इस तरह से ये इस वन्य जीव का तो कहना ही क्या है, इनको पता लग जाता है कि ये मेरे रक्षक हैं, ये मेरे को मारने वाले दूर से अगर आवाज़ निकालेगा तो वो दूर से भाग जाएंगे। और हमारे जैसे कम्युनिटी या दूसरे जो सामान्य लोग जो हैं, इनको प्यार से आराम से बुलाते हैं तो ये दौड़े आते हैं और अपना दाना वगैरह चुग लेते हैं। आप इधर खेजड़ली में है तो आप आसपास के किसी भी गांव में चले जाइए, बिश्नोई गांव में और में, तो आपको मिलेगा कि अपने हाथों से दाना खिला रहे हैं, हाथों से बच्चों की तरह घर में पाल रहे हैं। इस तरह का ये है। तो ये वन्य जीव है, अगर इनको बचाने के ये अलग अलग तरीके हैं, तो इनको हम जब अपने बच्चों की तरह इनका संरक्षण करेंगे तभी ये प्रकृति बचेगी और तभी वन्य जीव बचेंगे। आज अरावली है, चाहे खेजड़ली का मुद्दा हो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेजड़ी की अभी कटाई हो रही है
बहुत ही दुखद घटना है। और 1730 में माँ अमृता देवी ने 363 लोगों सहित अपना बलिदान दे दिया। तो आज अगर ये खेजड़ी नहीं बचेगी, अरावली नहीं बचेगी, तो ये प्रकृति नहीं बचेगी और आने वाला समय है पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। एक ये बताइए कि जैसे आपने अभी बताया कि हमारी मानव जाति को, प्रकृति को अगर हम ठेस पहुंचाएंगे तो उसके तहत हमारी मानव जाति को नुकसान है, लेकिन उसमें हमारे जैसे कई नेता लोग हैं, है ना, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि सरकार कोई सी भी हो, बीजेपी की हो, सरकार कोई हो, लेकिन इस तरह के अगर जो निर्णय करते हैं, जो प्रकृति के खिलाफ निर्णय करते हैं, तो वो बहुत घातक है समाज के लिए और आने वाले समय के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी खतरनाक है। जैसे आप कोरोना का देख लीजिए, कोरोना काल कितना भयंकर निकला है। तो अगर इस तरह हम पूरी प्रकृति को नष्ट कर देंगे, पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? और जीव जंतुओं को अगर खत्म कर देंगे तो प्रकृति का जो चक्कर बना हुआ है वो कैसे काम करेगा? तो प्रकृति को बचाने के लिए जीव जंतुओं को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, और ये पहाड़ हैं इनको भी बचाना है। इन सब के सामूहिक को बचाव से ही संरक्षण हो पाएगा और अपना देश, अपना कल और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये पेड़ पौधे, धरती और पृथ्वी, इन सब को बचाना बहुत ही आवश्यक है। एक मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा पुराने समय में जैसे राजा महाराजा या कोई जैसे जागीरदार होता था, वो क्या करता था, गौ के लिए जो भेड़ बकरी पालक होते थे, जो पशु पालक होते थे, उनके लिए जैसे ओरण हो या गोचर भूमि दान करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो भूमाफिया है, आपने भी देखा होगा, उसको अपने कब्जे में कर रहे हैं और गलत पट्टे आवंटित करके फैक्ट्रियां बन रही है और हमारे वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान हो रहा है और हमारे जो वहाँ के जो पशुपालक है पलायन कर रहे हैं। मतलब जैसे अभी मैं देखता हूँ कई बार नागौर के जो पशुपालक है वो अपने भेड़ बकरी को लेके कभी तो मालवा की तरफ जाते हैं, हरियाणा की तरफ जाते हैं, वो उधर जाते हैं। आप हमारे गंगनर हनुमानगढ़ की तरफ जाते हैं तो उनकी वो सबसे बड़ी समस्या ये होगी, उनका चारागाह खत्म हो गया। उनकी ज़मीनें जो है लोगों ने अवैध रूप से काश्त कर लिया या दूसरे डिपार्टमेंट ने उनको अलॉट कर दिया है। और उनकी सबसे ज़्यादा समस्या होगी है, पहले जल पीने के लिए 200 किलोमीटर से नालियाँ वगैरह इस तरह के जल तालाब बने हुए थे। आजकल वो कहाँ है, ख़त्म हो गए। लोग उन पर अवैध कब्जे करने लगे हैं। तो ओरण बचाने के लिए और प्राणी जो अपनी पानी पीने के लिए जो कुएँ वगैरह हैं, बावड़ियाँ वगैरह हैं, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। लोग उन पर कोई कब्जा करने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ी दुखद घटना की बात है कि ओरण नहीं बचाएंगे तो ये जीव जंतु हैं जो केवल वन्य जीव ही नहीं, पालतू पशु हैं, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा संकट आएगा। और इन सभी का जीव अपने प्रकृति में अलग अलग महत्व भी है। जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारे जीवन में पशुओं का सबसे ज़्यादा महत्व है। जैसे अभी हमारे दूध की मिठाई देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं दूध का संकट भी आ रहा है, क्योंकि लोग है ना पहले तो कृषि को छोड़ रहे थे, लेकिन अब पानी की कमी की आने की वजह से लोग कृषि की तरफ वापस आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि जो हमारी मातृभूमि की जो हमने सेवा करी थी पहले हमारे पिता लोगों ने, किसानों ने, वो अन्न से करी थी। लेकिन जो आजकल जैसे कई जगह हम देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, पेपर में भी देखते हैं, न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कि फलाना डॉक्टर अमेरिका गया, उसने डॉक्टरी छोड़ के किसानी अपना ली। तो ऐसे क्यों रुझान आ रहे हैं, मतलब ऐसे लोग क्यों जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो देखो कृषि का कार्य जो है, कुछ लोग अत्यधिक ये अपने जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी वजह से ज़्यादा कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आजकल जो लोग बाहर पढ़ के आ रहे हैं जो इस तरह का है, तो वो नवाचार करते हैं। जैसे जैविक खेती के लिए अभी जैविक खेती को अब ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जैविक खेती को ज़्यादा दे रहे हैं। और इधर बाढ़ में, इधर अपने मेवाड़ मालवाड़ जिसको कहते हैं अपने, तो इसमें पहले यहाँ रासायनिक खेती वगैरह की इतनी नहीं थी, लेकिन आजकल खेती के अंदर यहाँ भी पेस्टिसाइड यूज़ होने लगा है। तो ये भी एक खतरनाक है, क्योंकि अगर अपने ज़्यादा अपने रासायनिक उर्वरक उपयोग में करेंगे तो छोटे जीव जंतु जो पक्षी वगैरह हैं वो भी उनका दाना खाते हैं, तो उनके जो पेस्टिसाइड होता है उसकी नुकसान होता है। उससे भी वो आजकल, पहले चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा गौरैया होती थी, आजकल कहाँ है।
हाँ, यही मैं अगला सवाल करने हाँ, वाला था। और वो कबूतर, ये अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर कहाँ है? तो ये भी अपने चिंताजनक कहीं है। नहीं चिंता का विषय है, और अपने स्वयं जो किसान है वो भी उसका भागीदार है कि आपकी वजह से है वो जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। एक सर मैं ये एक चीज़ मैं कहीं पे जाता हूँ, जैसे कहीं मैंने देखा जैसे सीड्स होता है, अपने बाजरा होता है, तो हाँ, उस बाजरे पे भी किसानों ने क्या है पॉली बैग लगाना चालू कर दिया। तो हमारे जो बर्ड्स है, जैसे पैरेट मान लो या कोई गौरैया मान लो, वो उनको बाजरा मिल जाता था बाजरे के मौसम में, और उनसे कहीं ना कहीं दूर जाके जैसे जंगल वगैरह में उसका जो निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, उससे उसका उपजाऊ होना और उसका संतुलन बनाना वो हमारे होता था। तो लोग अब लालची होते जा रहे हैं, जैसा कि हाँ, ये तो बात है। मनुष्य और किसान समझो क्या है कि इसकी पैदावार तो पहले जितनी हो रही है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो नए नए तरीका अपनाता है कि जितनी पैदावार हो उतनी ही तो नहीं बचा ले। पहले क्या, जब किसान खेत में जाता था तो सबसे पहले हल जोतते समय भगवान से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा, मेरे लिए नहीं, मेरे घर आने वाले मेहमान के लिए, बहन बेटी के लिए, पशु पक्षी के लिए भी दाना देना। और वो भगवान उतना अच्छा दाना देते थे, बड़ा देते, वो सबको अच्छा लगता था। लेकिन आजकल तो क्या है, ऐसा कोई सिस्टम रहा नहीं है, और सीधा ही पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, थोड़े समय में अत्यधिक फसल लेने के लालच करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा इधर क्षेत्र में देखें तो बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रही है। तो ये कहाँ से आई है? ये उन्हीं जहरीले रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थों से आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अपने जब अपना मन, अपना शरीर ही नहीं बचेगा तो हम इतने पैदा ले करके क्या करेंगे? तो दोस्तों देखो, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे आने वाले कल की हमको चिंता करनी है, क्योंकि अगर हम लोग अगर कल के आने वाली चिंता नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको मतलब विदेशों से गेहूं खरीदना होगा। क्योंकि मैं कहीं अभी मैंने मेरा इंडिया ट्रेवल का पूरा हो चुका है, तो मैंने राजस्थान के अलावा देखा छत्तीसगढ़ है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हल को पूजा जाता था, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और उड़ीसा में आज भी ये परंपरा है सर। अगर जैसे हम खेती करते हाँ हैं तो बिल्कुल है। पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो करते हैं, या जिनको ज्ञान होता है तो सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे धरती माता, हम अन्न उपजाऊ के लिए आज दाना डाल रहे हैं, और हमें पूरे परिवार के लिए, बहन बेटी के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी दाने की मांग करते हैं कि ज़्यादा दाना देना। और एक सर ये मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, हालांकि अपने टॉपिक में नहीं है लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे आपने देखा हुआ आजकल के जो एक घुम्मस सा तैयार करते हैं, है ना, और उसमें छोटे छोटे छेद से बना के और एक वो बनाया जा रहा है, जिसे पक्षी घर भी। पक्षी कर कहते हैं, हाँ हाँ, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। हाँ। हाँ, तो वो मैं जहाँ तक मैंने वाइल्ड लाइफ का रिसर्च किया 10 साल में, तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो बर्ड्स होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं मानव गलत कर रहा है। नहीं देखिए, वो तो क्या है, उनका कोई वो सोचते हैं कि ये बेचारे भूखे ना रहें, क्योंकि आजकल घरों में, पहले हर घर के अंदर दाना डालते थे पक्षियों के लिए, वैसा तो आजकल रहा नहीं है। तो एक सार्वजनिक जगह पर चूगा डालते हैं। जैसे हमारे इधर हर गांव के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, हर गांव के एक सार्वजनिक जगह पर चूगा डाला जाता है, आज भी डाला जाता है, हर बिश्नोई के गांव में डाला जाता है, वो पक्षियों के लिए। तो हमारे इधर तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। और हमारे खेतों में भी अगर पक्षी वगैरह जाते हैं तो उनको कोई भगाता नहीं है, पक्षी आराम से आपका खाया हुआ दाना चला। पानी। हाँ, और आपको एक बहुत इंटरेस्ट बात बताऊं कि हमारे इधर नागौर के पास है रोटू गांव, जी। वहाँ पर अत्यधिक खेजड़ियाँ हैं, और वहाँ पर अभी पक्षी जो है वो उनके नुकसान नहीं पहुंचाती है दाने के लिए। वो और गांव के उनको लोग इकट्ठा करके दाना बरसा देते हैं, वहीं खा के खेतों में नहीं जाती है, तो वहीं से दाना खाया, वहीं से आपका जीवन यापन करती है। कि हर गांव में इस तरह की परंपराएं हैं। बिश्नोई के इधर तो हमारे तो लगभग ऐसी है। जैसे फसल का समय आया, फसल निकाली, इकट्ठी की, उस टाइम एक स्टोरेज में इकट्ठा कर लेते हैं साल भर का, हर घर से लेके। और जब एक आदमी दो आदमी की जुम्मेवारी लगाते हैं, वो उसमें रोज़ाना सुबह शाम कुंटल, 1.5 कुंटल या जितना भी दाना संभव हो उतना डालते हैं, और पक्षी आराम से चुके निकलते हैं।
तो दोस्तों देखो, सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि पक्षियों के बारे में भी हम मानव जैसे मानवों को सोचना चाहिए। पूर्व जो मानव जाति है वो आजकल लालची होती जा रही है और कहीं ना कहीं बर्ड सेंचुरी को और वाइल्ड लाइफ को नुकसान मानव खुद ही पहुंचा रहा है। और मानव का कर्तव्य बनता है कि हमको उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे कि हमारे अमृता देवी ने लड़ाई लड़ी थी, अपना सर बलिदान किया था, और यहाँ के 363 लोगों ने जो खेजड़ली चिपको आंदोलन, जो आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, और उसके ऊपर सर ने एक अच्छी मूवी बनाई है। ये तो सर मैंने सुना आप कोई मूवी बना रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। छोटी मूवी नहीं है वो, हमारी एक्चुअली क्या है, समाज की संस्था है और उसकी तरफ से हमने 2 घंटे और 25 मिनट के आसपास की पूरी मूवी बनाई। अच्छा, 3 घंटे के लगभग? हाँ लगभग 3 घंटे की, और पूरी ही वो घटना माँ अमृता देवी के बलिदान और उनके वंशज रामोजी खोड़, बेटी अनसी और बागवी, उनकी पूरी जीवनी को लेकर ही बनाई हुई है। किस तरह उन पे क्या समस्या थी और किस तरह से राजा ने अपने भंडारी को भेजा और भंडारी ने किस तरह उनकी पेड़ों के चिपके हुए को काटा गया, इसकी पूरी कहानी है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। और ये फिल्म जो है साको 363 के नाम से है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बताऊं, ये किसी एक या दो आदमी की संपत्ति नहीं है। नहीं, इतना तो पूरे possible है। समाज के 363 लोगों से लाख लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके और बनाई हुई एक अनोखी कहानी है। इस तरह की कहानियाँ बहुत कम मिलती है कि विष्णु समाज के, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, अहमदाबाद हो, जहाँ भी रहते हैं, उन सभी से उनका सामूहिक सहयोग लेके, और हमारे संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राम रतन जी और अन्य साथियों ने मिलकर उस फिल्म को स्वामी रामानंद जी महाराज के सानिध्य में एक फिल्म बनाई है। और उनका थोड़ा कोर्ट का इश्यू है, लेकिन वो अभी थोड़े समय में जल्दी रिलीज होगी। तो उससे पूरे विश्व के हर कोने में माँ अमृता देवी की कहानी पहुंचेगी और बताएंगे कि किस तरह वो लोग थे जो पेड़ों के लिए चिपके शहीद हो गए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा और हमने यूट्यूब पे देखा, लेकिन सर उसको चित्रण करके, मतलब साक्षात वीडियो के माध्यम से उस फिल्म को फिल्मांकन किया गया है। और सर ने बताया कि जैसे 363 लोगों से प्रत्येक से चंदा अगुवाई करके और उस फिल्म का निर्माण किया है। और वो फिल्म जल्दी ही आने वाली है, जो साको 363 के नाम से है। साको 363 के नाम से, तो हो सकता है 2026 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो पूरी विश्वास है कि 2026 में हम बड़े पर्दे पर फिल्म देखेंगे। तो दोस्तों, ये एक अनोखी कहानी है जो हमारे राजस्थान के जो पाली और जोधपुर के बीच में जो आप देखते हैं, इसका गांव का नाम खेजड़ली गांव है। और खेजड़ली की जो अमर गाथा आपने अब तक किताबों में देखी थी, तो जल्दी सर बड़े पर्दे पे लेके आ रहे, और आप लोग उसको देख के और उसको महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से माँ अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी। और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सर ने बताया, वो सारा चित्रण आप उस फिल्म के माध्यम से देखते। तो हम सर की तरफ से उस फिल्म निर्माता को और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि राजस्थान के लिए आपने ऐसा सोचा और ऐसे प्रयास किए। और हम जल्दी ये कहना चाहेंगे कि सर जल्दी से जल्दी इस फिल्मांकन को करके और बड़े पर्दे पे लेके। तो आपने हमको बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को अगर आपको देखना हो तो अनिल जी बिश्नोई के नाम से आप इनको गूगल सर्च करके देख सकते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को सर को यहीं मिलना पड़ा, नहीं तो हनुमानगढ़ में सर रहते हैं। और ध्रुव राठी के इनके बारे में सर के चैनल पे आप देख सकते हो कितना फिल्मांकन किया गया, और इनका सारा चित्रण जो है हिरणों पे है। तो बस इतनी ही आज्ञा लेते हैं। जय सिया राम, जय राम।